हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह और हम जो स्टडी कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो सीरीज चल रहा है और ये सीरीज़ का 10th वीडियो है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है बच्चे, वो बेसिकली एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, थोड़ा बहुत को फैक्टर्स के बारे में है। तो उन टॉपिक्स को भी ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। 80 to 90% चैप्टर ख़त्म हो गया। 10% की चीज़ें हैं, वो भी आने वाले डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे, ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं सभी को यही बोलूँगा कि एटलीस्ट इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद एटलीस्ट एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर रीड कीजिए। ठीक है, तो साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाएंगी जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो है बेसिकली ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है और उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। द एंजाइम एक्टिविटी। देखो यार, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो ना तो मेहनत करो भैया। इतनी आसानी से वो वाइट एप्रन नहीं मिलता है और नाम के आगे DR नहीं लगता है। तो अगर चाहते हो कि लाइफ में कुछ डिफरेंट नाम हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर वाइट एप्रन इतनी आसानी से लोगों को मिलना होता तो हर कोई वाइट एप्रन पहन कर ही घूमता। बट नीट एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं बच्चे, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और साथ में साथ स्मार्टली तरीके से चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो भाई, इमोशनल मत होना, मेहनत करो, पढ़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। मेरा टारगेट यही बच्चे कि बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो ताकि आपको बायोलॉजी में एटलीस्ट नीट के एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजाइम जो है ना, वो एक तरह का क्या है बच्चे, एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, सर हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन जो होते हैं, वो एंजाइमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो एंजाइम है ना, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर पर ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है ऑप्टिमम। तो एंजाइम जो है वर्क एट ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम pH और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एंजाइमेटिक फंक्शन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक pH पर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। बट होता क्या है बच्चे कि ये एक्टिविटी को अफेक्ट जो है, यहाँ पर दो चीज़ें ही करती हैं, एक तो pH, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कोई भी प्रोटीन जो है वो जब अपने टर्सरी स्ट्रक्चर्स को अटेन करता है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर्स को अगर अटेन करता है बच्चे, तो यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बच्चे, यही टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेसिकली जब प्रोटीन अपने टर्सरी स्ट्रक्चर्स को अटेन करता है तो ये एक एंजाइमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब देखो होता क्या है कि अगर ये फैक्टर्स जो हैं, लाइक अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, अगर मैं बात करूं pH की, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो ये इसी टर्सरी स्ट्रक्चर्स को क्या कर देते हैं,
डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और बेसिकली जब किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यही फैक्टर्स क्या कर देते हैं, अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या है, स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और ये है क्या, एक्टिव साइट। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा या प्रेशर बहुत ज़्यादा हमने चेंज कर दिया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो ये एक्टिव साइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा तो ओवरऑल वो रिएक्शंस कैटलाइज नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक टर्म आता है ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करें बच्चे, तो बेसिकली होता क्या है, सपोज हमने ये पीएच के रिस्पेक्ट में पढ़ा और यहाँ पर हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है बच्चे, वाई एक्सिस है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस और ये क्या है बच्चे, वाई एक्सिस। तो अब होता क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है यहीं पर हम पढ़ते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हमने मेंशन किया एंजाइमेटिक फंक्शन। अब देखो सपोज ये pH 1 2 3 4 5 6 7, तो ये pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से ये टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये तो बात समझ में आ रही है कि एक्स एक्सिस पर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इस वाले ग्राफ में pH इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा pH है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना बच्चे, वो कर्व शेप में ग्राफ बनेगा। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है बच्चे, ये बेसिकली क्या है, ऑप्टिमम pH। ये क्या है, ये पॉइंट क्या है बच्चे, ऑप्टिमम pH। ये पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम pH। इस pH पर एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। एंजाइम shows its maximum एक्टिविटी। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्या है बच्चे, ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अब ये मैक्सिमम एक्टिविटी को समझने के लिए इस ग्राफ की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा pH है, एक ऐसा टेम्परेचर है या एक ऐसा प्रेशर है जहाँ पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शंस हैं। अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को आप समझना चाहते हैं ग्राफ की हेल्प से, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक्स एक्सिस पर क्या है, सबस्ट्रेट है और वाई एक्सिस पर क्या है बच्चे, वेलोसिटी है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। अभी हमने बात किया कि जो रेट है बच्चे वो चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और हमने साथ में ये अंडरस्टैंड किया कि एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से बाइंड करता है और क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनली ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और यहाँ के बाद से आप एंजाइम और प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हो। तो इसी केमिकल रिएक्शंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में मेंशन किया गया। इसी को हम बोलते हैं
MM ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, MM ग्राफ, MM माइकलिस मेंटन ग्राफ। ये बात क्लियर है सभी को। अब बेसिकली अगर आप बात करो इस चीज़ को कि MM इक्वेशन जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो MM इक्वेशन जो है वो रिलेशन है वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस S। तो ये क्या है बच्चे, ये जो है इस ग्राफ का इक्वेशन फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं MM इक्वेशन, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं MM ग्राफ, माइकलिस मेंटन ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने ये देखा बच्चे, हमने जो स्टार्टिंग में बात किया था कि जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो इनिशियल स्टेज पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो Vmax हो जाती है, मींस इससे ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। अब वो पॉइंट कौन सा है आप ये देखना। अब देखो होता क्या है कि इनिशियल स्टेज पर अगर आप के सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो साथ में वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा बात। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जा रहे हो, सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, तो फाइनली वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, Vmax को अटेन कर लिया, मीन्स वहाँ पर अब फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते जाइए क्योंकि वहाँ पर एंजाइम नहीं है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट को आप बोलते हो Vmax/2। Vmax/2 का मतलब ये है बच्चे कि y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेलोसिटी को, मींस केमिकल रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करता है y एक्सिस। y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ वेलोसिटी है या किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो मैक्सिमम रेट है उसका जो मिड पॉइंट होता है ना बच्चे, उसी को हम बोलते हैं Vmax/2, ठीक है। और Km जो है, Km जो रिप्रेजेंट करता है वो Km वो पॉइंट है जहां पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन किया जाता है, मींस मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ मिड पॉइंट को अटेन किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये MM इक्वेशन है। MM इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस S, ये क्या है, MM इक्वेशन है। और ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को हम बोलते हैं MM ग्राफ, माइकलिस मेंटन ग्राफ। ये बात क्लियर है बच्चे। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है इनहिबिटर्स, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझने के लिए हमने बात किया कि जो इनहिबिटर हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप कह सकते हो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। कैसे लॉस करते हैं आप इस चीज़ को समझना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है ना बच्चे वो रिजेंबल विथ सबस्ट्रेट। तो होता क्या है कि एंजाइम की जो पॉकेट है ना, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर कौन बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब ये सबस्ट्रेट जो है और साथ में जो ये इनहिबिटर है, ये स्ट्रक्चर्स में रिजेंबल शो करते हैं, मीन्स सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये बाइंडिंग होगा, अब यहाँ पर कौन बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट से, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी।
जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एक टर्म आता है कि ये क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट भी बाइंड करने की कोशिश करेगा और साथ में इनहिबिटर भी बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, या आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव। और यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कौन बाइंड कर जा रहा है, तो इनहिबिटर बाइंड कर जा रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो फाइनली अब आप देखोगे कि होगा क्या कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन बाइंड कर गया बच्चे, तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन बाइंड कर गया, तो आपने देखा कि यहाँ एक्टिव साइट पर कौन बाइंड कर गया, तो इनहिबिटर बाइंड कर गया। जैसे ही इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा बच्चे, तो आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब फॉर्म होगा नहीं, क्या फॉर्म हो गया, एंजाइम की एक्टिव साइट पर इनहिबिटर बाइंड हो गया, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो यहाँ पर ना तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, पूरी तरीके से रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगे। अब ये तो हमने एक रॉड पाथवे की हेल्प से समझ लिया कि इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना बच्चे, आप इस एग्जांपल को समझना, और इस एग्जांपल में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का क्या है बच्चे, एंजाइम है। देखो हर एंजाइम के पीछे एक सफिक्स जुड़ा होता है ASE, तो जब भी किसी वर्ड के पीछे ASE आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है इसका इनहिबिटर कौन है, तो इनहिबिटर है मेलोनेट। ये क्या है बच्चे, इनहिबिटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो बेसिकली यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में एक पाथवे है जहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है। लेकिन इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से की एक्टिव साइट पर जो बाइंड कर जाता है वो मेलोनेट है। तो आप इसको समझ सकते हो कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, मेलोनेट जो है वो क्लोजली रिजेंबल है सक्सिनेट से। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप बात समझो कि ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम जो है वो कौन सा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। इससे कौन बाइंड करेगा, तो सक्सिनेट बाइंड करेगा, ये सक्सिनेट। साथ में और कौन है बच्चे, तो इनहिबिटर भी है, साथ में और कौन है, इनहिबिटर। इनहिबिटर कौन सा है, मेलोनेट। अब होगा क्या कि यहाँ पर जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा नहीं, और फॉर्म नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो एग्जाम्पल है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व इन क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल कहाँ चलती है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स में, और ये पायरुविक एसिड जो है एक साइक्लिक पाथवे में जाता है बच्चे, और इसी साइक्लिक पाथवे को आप क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल या TCA बोल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्रैब साइकिल भी बोलते हैं और TCA बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है बच्चे। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर कीजिए, और अगले वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में और कोफैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में साथ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। Thank you so much to all my lovely audience.